तो उम्मीद करता हूँ कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है कि एक पार्टी का एसेट दूसरी पार्टी की लायबिलिटी। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। ट्रेड रिसीवेबल्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हमने कोई लोन लिया है या लोन दिया है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कैश भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब बात ये आ जाती है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, और सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा फाइनेंशियल एसेट है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल एसेट्स के भी दो हिस्से हैं कि हमने किसी कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, हमने किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। जब हम किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो क्या सामने वाली पार्टी जिसके हमने शेयर्स खरीदे हैं, क्या उनकी कोई मजबूरी है कि वो हमें पैसा वापस देंगे? क्या उनका कोई ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा हमें वापस देंगे? हमारी उम्मीद ये है कि हम उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार हैं, उस कंपनी के नेट एसेट्स में हमारा हक है कि अगर किसी दिन कंपनी वो लिक्विडेट होती है तो उसके नेट एसेट्स में सभी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद जो रेजिडुअल इंटरेस्ट होगा उसमें हमारा हक है। तो ये डायरेक्टली लायबिलिटी नहीं है, एक इनडायरेक्ट काइंड ऑफ लायबिलिटी है। एक उम्मीद है कि हमें वो पैसा मिलेगा, हमारा हक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसे भी हम फाइनेंशियल एसेट मानते हैं कि हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी एक फाइनेंशियल एसेट है। हमारी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट के रूप में रिकॉर्ड होगा, एक मॉनेटरी वैल्यू उसकी रिकॉर्ड होगी। उसे हम हालांकि रीमेजर करेंगे हर साल फेयर वैल्यू थ्रू P&L। हम उसकी कीमत को हर साल रीमेजर करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उस इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है या कोई कमी आई है। उसे फेयर वैल्यू पे रीमेजर करते हैं, मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, मार्केट में क्या कीमत है उस इन्वेस्टमेंट की, उस कीमत पे हम उसे रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L में, और जो भी डिफरेंस आता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में। तो अभी तक हमने ये समझा कि अगर हमने किसी पार्टी को लोन दिया है तो हमारी उम्मीद ये है कि वो पार्टी हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट वापस कर दे और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स वापस कर दे। तो इसे हम बोलेंगे SPPI टेस्ट बोलते हैं, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। क्या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें ये बता रहा है कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो हमें ये कहती हैं कि आपको सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपकी पेमेंट्स वापस आ जाएंगी और आपको इस पे इंटरेस्ट इनकम भी हो जाएगी। और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना कैश फ्लो हमें आने वाला है, क्या कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लो है। तो सामने वाली पार्टी एग्री करती है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, इतना प्रिंसिपल रीपेमेंट कर देंगे, तो इन अमाउंट्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज होते हैं और इसका एक फीचर है कि सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है। तो हम अकाउंटिंग दो तरीके से करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। एक हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। तो पहले का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो पहले के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या ऐसी खामी थी जो हमें परेशान कर रही थी। पहले का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था कि हमें इन फाइनेंशियल एसेट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। एक कैटेगरी होगी हेल्ड टू मैच्योरिटी। अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज में हैं जो सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैं और हम उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स को, हम उन्हें हेल्ड टू मैच्योरिटी की कैटेगरी में डालते थे। दूसरे थे लोन्स एंड रिसीवेबल्स, इन्हें भी हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे अकाउंटिंग इनकी करते थे। इसके बाद आता था फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग के पर्पज़ से इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी कीमतें हम उसकी, अगर हमने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट खरीदा हुआ है जो हमने ट्रेडिंग के पर्पज़ से खरीदा है, तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि उसकी मेजरमेंट हर साल हो और वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L रिकॉग्नाइज हो, उसका जो भी डिफरेंस है P&L में रिकॉर्ड हो। फिर इसके बाद एक रेजिडुअल कैटेगरी होती थी अवेलेबल फॉर सेल। अगर हम ये नहीं जान पाए कि कौन सी कैटेगरी में मेरा फाइनेंशियल एसेट फिट इन हो रहा है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम अवेलेबल फॉर सेल की कैटेगरी में उसे डालते थे, उसे भी हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते थे। तो एक बड़ी समस्या थी पहले कैटेगराइज करना HTM, लोन्स एंड रिसीवेबल्स, फेयर वैल्यू थ्रू P&L और अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में, और उसके बाद में ये तय करना कि अकाउंटिंग हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे करेंगे या फेयर वैल्यू पे करेंगे। क्या ज़िंदगी आसान हो सकती है अगर हम सीधा ये जान लें कि मेरा ये फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होगा या फेयर वैल्यू पे मेजर होगा? क्या ज़िंदगी आसान हो सकती है अगर हम इस कैटेगरी को हटा दें कि हमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं करना है, हमने डायरेक्ट ये जानना है कि ये एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होगा या फेयर वैल्यू पे मेजर होगा? तो आइए हम देखते हैं फाइनेंशियल एसेट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी, पहला फीचर हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लो है और सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, और मैनेजमेंट का इरादा या बिजनेस मॉडल है जो हम अब तक करते आ रहे हैं, वैसे ही करते आ रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं।
अगर हम उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, इसका मतलब हमारी मंशा ये है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, और हमारी मंशा ये है कि हम उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज हैं उससे संतुष्ट होते हैं, ऐसा हमारा मन है, इरादा है, तो हम इस फीचर वाले फाइनेंशियल एसेट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कितनी इनिशियल ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने बियर की है, वो कॉस्ट भी हमें रिकवर करनी है, कितना कूपन रेट है, कितनी पेमेंट्स हमें हर साल आएगी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस पर क्या एप्लीकेबल होगा, और जो बैलेंस होगा मेरे एसेट का वो इतना होगा अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग पे। उस तरीके से अगर मैं अकाउंटिंग करता हूँ उसे अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अगर मैंने यही फाइनेंशियल एसेट खरीदा है ट्रेडिंग के पर्पज़ से, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की कैटेगरी में मैं इसे डालना चाहता हूँ, तो सीधी सी बात है, मैं इसे फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर करूँगा, हर साल इसे रीमेजर करूँगा और इसका डिफरेंस P&L में लेके जाऊँगा। पर अगर आप एक ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ये कहती हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोस है और सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, और आप ये भी कहते हैं कि अगर मेरा मन हुआ या मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैं इन कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाली कैटेगरी को भी बेच सकता हूँ मार्केट में, और अगर बिक जाता है तो हो सकता है कि हमें वो ना मिले जो हमने सोचा था, क्योंकि मैं इसे मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं बेच दूँ। अब ना तो ये कह रहा है कि मैं इसे होल्ड करूंगा मैच्योरिटी तक, ना ये कहना चाहता है कि मैंने इसे ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, बीच में लाके खड़ा कर दिया कि अब क्या करूं। मैं इसे बेच भी सकता हूं, नहीं भी बेच सकता हूं, और जो पेमेंट्स हमें रिसीव होगी वो कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड है, एक फिक्स पेमेंट हमें आती रहेगी और हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे। पर जो साल के एंड में जो मेरी वैल्यू होगी वो मैं फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा, क्योंकि इसमें एक दुविधा है कि पता नहीं कि ये बेच दे तो अब दुनिया को कैसे बताएं कि अगर ये बेच देगा तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैंडेटरीली रिकॉग्नाइज करना है इसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इस डेट इंस्ट्रूमेंट को मैंडेटरीली रिकॉग्नाइज करेंगे कि अगर बेच दे तो दुनिया को ये पता हो कि ये अनरियलाइज गेन या लॉस हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने बेचा नहीं है, इस वजह से हम इसे फेयर वैल्यू थ्रू P&L में नहीं ले जा रहे हैं, या बेचने का मन नहीं है, या बेचने के मकसद से नहीं खरीदा है, या बेचने के मकसद से इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में ले जाते। ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते। दुविधा में लाके खड़ा कर दिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इंटरवीन करता है और कहता है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज हैं और आप बेच भी सकते हैं, इस कैटेगरी को आप फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, हर साल रीमेजर करेंगे और इसका डिफरेंस फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ही दिखाएंगे। पर आप अंडरलाइंग एसेट जो इसका है वो कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कैश फ्लोज है, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, इस वजह से आप इंटरेस्ट इनकम तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो पेमेंट आप रिसीव करेंगे वो कैश फ्लो में उसे पेमेंट के रूप में दिखाएंगे, और जो बैलेंस होगा, जो भी आपका बैलेंस बनेगा उसे हर साल रीमेजर करेंगे और उसका डिफरेंस आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI में दिखाएंगे। ये तीनों तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, तीनों तरह की फीचर वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी एक एक करके देखते हैं।